हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल नर्सिंग स्टडी विद प्रतीक मेक्स लर्निंग इजी। आज का हमारा टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, इसे हम इन शॉर्ट में लिखते हैं CAD। सी का मतलब कोरोनरी, ए मीन्स आर्टरी एंड डी का क्या मतलब हुआ डिजीज। ठीक है, इसे हम कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, इस सी का क्या मतलब हुआ कोरोनरी, एच मीन्स हार्ट एंड डी मीन्स डिजीज। ठीक है, इसे और एक नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या आपको पता है? नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। इसे कहते हैं अथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, क्या कहते हैं? अथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। तो कुल मिला के इसके कितने नाम हो गए? 3 हो गए। पहला हो गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, सेकंड हो गया कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, और थर्ड हो गया अथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। तो आपने क्या करना है, इन तीन ही नाम को याद रखना है। ठीक है, किसी एक नाम से पेपर में इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर एक ही नाम तो बड़ी मुश्किल से याद रखते, अब 3 3 नाम कैसे याद रखेंगे? तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको 3 ही नाम याद रखने होंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, मतलब हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्या है? डिजीज है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि कोरोनरी आर्टरी क्या है। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता कोरोनरी आर्टरी क्या है। ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए बना हुआ है एक जिनको कि बेसिक बेसिक चीजें पता नहीं होती। ठीक है, कि कॉलेज में तो पढ़ाते हैं, आते हैं कि ये कोरोनरी आर्टरी है, वहाँ वैसी वैसी है। ठीक है, लेकिन फिर वो बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं और सर्च करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज इन सिंपल वे। ठीक है, तो उन्हीं के लिए चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी क्या है, कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट में ये जो अओर्टा होता है, ठीक है, अओर्टा से 2 आर्टरीज निकलती है। ठीक है, जो राइट की तरफ जाती है उसे हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट की तरफ जाती है उसे हम कहते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब इस कोरोनरी आर्टरी में किसी वजह के कारण डिजीज हो जाता है या फिर ये कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं, या फिर अथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ठीक है, आपको ये 3 ही नाम याद रखने होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम देखेंगे CAD के बारे में। ठीक है, मैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज को शॉर्ट में पुकारूंगा CAD, मतलब तब आपको समझ जाना है। जब मैं CAD कहूंगा मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप व्हेन कोरोनरी आर्टरीज बिकम डैमेज और डिजीज। ठीक है, सो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो क्या होती है, जब हमारी कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो जाती है। ठीक है, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है ये क्या होगी, डैमेज हो जाती है या फिर उसमें डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये डैमेज या फिर डिजीज कैसे होता है, तो ये होता है मेनली कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि फैट हो गया, लिपिड हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनली प्लेग बोलते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इस कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे जो प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल के हैं जिसे हम फैट और लिपिड बोलते हैं। ठीक है, फैट या फिर हम लिपिड बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्ट, ये क्या हो जाते हैं, कोरोनरी आर्टरी के भीतर यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरीज की इनर लाइनिंग होती है जिसे हम ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। ठीक है, वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होने की वजह से क्या होगा, ये जो ब्लड का फ्लो है वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला रीजन, क्या कि कोलेस्ट्रॉल के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि फैट है, लिपिड है, वो क्या हो जाते हैं, कोरोनरी आर्टरीज के भीतर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्ट वहां पे क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रीजन। सेकंड रीजन है हमारा इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन आर यूजली ब्लेम टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब क्या इन्फ्लामेशन की वजह से कैसे होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज की इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, वो इन्फ्लाम हो जाती है या फिर उसमें इंजुरी हो जाती है या फिर वो लाइनिंग क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इन शॉर्ट क्या है, ठीक है, 100 बात की एक बात, जैसे कहते हैं ना न्यूज पे 100 बात की एक बात, तो उस 100 बात की एक बात की तरह मैं बता दूं आपको कि ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो कुछ नहीं, ठीक है, एक सिंपल से याद रखो, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, इस कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है, डैमेज हो जाती है कोरोनरी आर्टरी या फिर डिजीज हो जाती है,
ठीक है। वो डिजीज या फिर वो कोरोनरी आर्टरी डैमेज किसकी वजह से होती है, तो वो होती है मेनली जो कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्ट होते हैं, फैट और लिपिड, वो क्या हो जाते हैं, इस ये जो लाइनिंग है, इनर मोस्ट लाइनिंग, ठीक है, जिसे हम ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, ठीक है, वहां पे क्या हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो फैट्स और लिपिड का डिपोजिशन है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेक कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला रीजन, ठीक है। और सेकंड रीजन क्या है हमारा, ये है मेनली इन्फ्लामेशन, ठीक है। जो ट्यूनिका इंटीमा है, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द आर्टरी, वो क्या हो जाती है, इन्फ्लाम हो जाती है, या फिर वो इंजुरी हो जाती है, या फिर वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, ठीक है। अब हम फर्दर स्पेसिफिक डिजीज पढ़ेंगे, जो है हमारा अथेरोस्क्लेरोसिस। एक स्पेसिफिक डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंडर ये आता है, ठीक है। कौन सा, अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अथेरोस्क्लेरोसिस ये जो है, ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का टाइप है, ठीक है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या, कि जो हमारी आर्टरीज होती है वो क्या होती है, नैरो हो जाती है, ठीक है, हार्ड हो जाती है, ठीक है। उसका सब टाइप है अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है मेनली, तो अथेरोस्क्लेरोसिस है एन एबनॉर्मल अकोमुलेशन ऑफ लिपिड और फैट सब्सटेंस इन दी लाइनिंग ऑफ वेसल वॉल, ठीक है। मतलब ये जो हमारी यहाँ पे क्या कहा गया है, कि जो एबनॉर्मल अकोमुलेशन, ठीक है, अकोमुलेशन का मतलब क्या है, कि कलेक्शन होना, ठीक है, डिपॉजिट हो जाना, कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्लेग का डिपोजिशन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो कोरोनरी आर्टरीज है, ये क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके घर का पाइप है, ठीक है, जो हम पाइप पाइप पानी भरते हैं ना आप घर में, ठीक है, तो उस पाइप में क्या हो गया, कचरा जमा हो गया, ठीक है, कचरा शेड, ठीक है, कचरा शेड नहीं रे, कचरा जमा हो गया, ठीक है। तो कचरा जमा होने के कारण वो क्या हो जाता है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और जो पानी का फ्लो है वो आ पाएगा क्या, नहीं। आप अपने घर में ये पाइप लेके खड़े, टंकी में डालेंगे, पिताजी ने आपकी मोटर शुरू की, ठीक है, और आप वेट कर रहे हैं कि अब पानी आएगा, थोड़ी देर में पानी आएगा, लेकिन पानी आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि उस जो पाइप है, उस पाइप में क्या है, वहां पे कचरा जमा हुआ है, ठीक है। तो उस कचरे ने क्या किया, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, ठीक है। तो वैसे ही हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है, वो क्या है, एक प्रकार का पाइप है, ठीक है। उस पाइप में क्या हो गया, कचरा जमा हो गया। कचरा कौन सा जमा हो गया, यहाँ पे झाड़ा पाचोला का कचरा तो जमा नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्ट है, लिपिड और फैट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेक कहते हैं, वो क्या हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है वो नैरो होगी, ठीक है, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। मतलब जो हमारे हार्ट की लेयर है, मायोकार्डियम लेयर, ठीक है, तो उसको क्या नहीं मिलता, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। ये हो गया हमारा अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अथेरोस्क्लेरोसिस कुछ नहीं, 100 बात की एक बात फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो कोरोनरी आर्टरी है, उस कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, यहाँ पे प्लेक का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। इस प्लेक के डिपोजिशन की वजह से कोरोनरी आर्टरी क्या होगी, नैरो होगी, ठीक है। कोरोनरी, इस प्लेक के डिपोजिशन ने क्या किया, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन किया, ठीक है। मतलब ये जो ब्लड का फ्लो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। ब्लड का फ्लो आगे नहीं गया, मतलब जो हमारी मायोकार्डियम है, ठीक है, मायोकार्डियम लेयर है हार्ट की, वहां पे क्या नहीं होगा, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता, वो जो मायोकार्डियल लेयर है, ठीक है, जो मायोकार्डियल टिश्यूज है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से एंजाइना भी होता है, मतलब चेस्ट पेन भी होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा अथेरोस्क्लेरोसिस। अब हम देखेंगे कॉजेस और रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे मेनली 2 रिस्क फैक्टर है। तो फर्स्ट है हमारा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड सेकंड है हमारा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का क्या मतलब होता है, ठीक है। मॉडिफाइबल मतलब क्या, कि जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब ये जो सेकंड है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ठीक है, तो नॉन मॉडिफाइबल का क्या मतलब होता है, तो नॉन मॉडिफाइबल मतलब कि जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये हो गया हमारा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो अब हम पहला देखेंगे हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो हमारा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर आता है। तो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल या फिर उसे हम हाइपर लिपिडेमिया बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ठीक है, मोर देन 240, ठीक है, mg/dl है, ठीक है, क्या है, मोर देन 240 mg/dl है, तो इट मीन्स हमें मोर चांसेस रहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, ठीक है। देन सेकंड है हमारा स्मोकिंग। जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, सिगरेट लेते हैं, तो सिगरेट में क्या रहता है, निकोटिन रहता है, और ये निकोटिन क्या करता है, हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज की इनर मोस्ट लाइनिंग है, ट्यूनिका इंटीमा, इस लाइनिंग को क्या करता है, डैमेज पहुंचाता है, ठीक है।
तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। ठीक है, देन थर्ड है हमारा अल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से कैसे हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। जो पर्सन क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या रहता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। ब्लड प्रेशर का क्या मतलब हुआ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। ठीक है, मतलब ये जो कोरोनरी आर्टरीज की इनर मोस्ट लाइनिंग है, वहां पे क्या करेगा, ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मतलब ये जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, प्रेशर की वजह से वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, मतलब अल्कोहल कंजम्पशन ये भी क्या है, कॉज है किसका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। ठीक है, अब डायबिटिक मलाइटस। ठीक है, तो डायबिटिक मलाइटस की वजह से कैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, जिस भी पर्सन को डायबिटिक मलाइटस है तो उसमें क्या रहता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहता है। तो अगर ये जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो उनमें क्या रहता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा देखने को मिलता है उस पर्सन में, जिस पर्सन को क्या है, डायबिटीज मलाइटस है। ठीक है, तो उनमें ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, जैसे कि हमने अल्कोहल कंजम्पशन में देखा था। तो इनमें भी ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये जो ब्लड है वो क्या करेगा, जो हमारी ट्यूनिका इंटीमा है, ठीक है, आर्टरीज की इनर मोस्ट लाइनिंग, वहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो हमारी इनर मोस्ट लाइनिंग है कोरोनरी आर्टरी की, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ये भी एक कॉज हुआ कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। ठीक है, देन है ओबेसिटी। अब ओबेसिटी की वजह से कैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। ठीक है, जो भी पर्सन ओबेज रहते हैं तो उनमें क्या रहता है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा रहती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा क्यों रहती है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ उनका जो बॉडी मास है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। तो ये भी एक कंडीशन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। ठीक है, देन सिक्स्थ है हमारा फिजिकल इनएक्टिविटी। अब फिजिकल इनएक्टिविटी में क्या होता है, जो पर्सन फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब कि एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, एक ही जगह पे बैठे रहते, तो उनमें क्या होता है, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, तो ये भी एक कॉज हुआ हमारा किसका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। ठीक है, देन सेवंथ है हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी। ठीक है, स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या होता है, जो पर्सन ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उनकी बॉडी में क्या होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है। ठीक है, अब ये जो कॉर्टिसोल है ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बता दिया था, अल्कोहल कंजम्पशन में और डायबिटिक मलाइटस में, जो कि ब्लड प्रेशर है वो क्या करेगा, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज की इनर मोस्ट लाइनिंग है, ट्यूनिका इंटीमा, उनको क्या करेगा, प्रेशर की वजह से जो ब्लड का प्रेशर है तो उसकी वजह से वो आर्टरीज क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक कॉज है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। ठीक है, कौन सा, स्ट्रेस और एंजाइटी। इसमें क्या होता है कि कोर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज होता है, और ये जो कोर्टिसोल है ये क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्शन है, मतलब ये क्या करेगा, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ठीक है, नॉन मॉडिफाइबल मतलब जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो नॉन मॉडिफाइबल में तो इसमें सबसे पहला है हमारा फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, अगर हमारे फैमिली में किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, मानो हमारे फादर को, मदर को या फिर ब्रदर को, ठीक है, किसी को भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो मोर चांसेस रहते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन होने के। ठीक है, देन सेकंड है हमारा इंक्रीज एज। ठीक है, तो बढ़ती एज के साथ क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, उनमें डैमेज होने के चांसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से होता है, अभी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, ये हमने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो मेनली उनको हाइपरटेंशन की दवाइयाँ शुरू रहती है। ठीक है, मतलब जैसे हमारा एज बढ़ता है तो ये हमें देखने को मिलता है क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, देन थर्ड है हमारा जेंडर। ठीक है, तो रिसर्च से पता चला है कि एज कंपेयर टू मेल, फीमेल में कोरोनरी आर्टरी डिजीज ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आफ्टर मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, फीमेल में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले देखा था, जो ब्लड प्रेशर है मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, ये जो ब्लड है वो क्या करेगा, हमारे आर्टरीज के वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो आर्टरीज की वॉल है, ठीक है, इनर मोस्ट लाइनिंग जो है हमारी कोरोनरी आर्टरी की, ट्यूनिका इंटीमा, वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कॉजेस और रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब कि जो भी कुछ हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, स्ट्रेस है, ओबेसिटी है,
एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी है, इन सभी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, इंजुरी और इन्फ्लामेशन टू एंडोथेलियल सेल ऑफ आर्टरीज। मतलब ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, ये क्या हो जाएगी, इंजोर हो जाएगी या फिर इसमें डैमेज हो जाएगा। किसकी वजह से, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। ये क्या होगी, इन्फ्लाम होगी। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है, इम्यून रिएक्शन ट्रिगर होता है। जब इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा किसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, तो क्या होगा, ये सपोज ये हमारी इंजोर्ड साइट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अकुमुलेशन ऑफ फैट, लिपिड या फिर प्लेटलेट्स और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अकुमुलेट हो जाएंगे। जो हमारे अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ठीक है, या फिर प्लेटलेट्स है, लिपिड है, फैट है, यहाँ पे आगे सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद रखना डिफिकल्ट जाता है तो आप इजीली साइन एंड सिम्टम्स भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा चेस्ट पेन। एक बात याद रखिएगा, जितने भी हमारे हार्ट के डिजीज है, जैसे कि हमने मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन देखा, एंजाइना पेक्टोरिस देखा, इन सब हार्ट के डिजीज में एक चीज कॉमन रहती है, वो है चेस्ट पेन, ठीक है। अब ये कॉमन क्यों है, क्योंकि हमारे हार्ट के जो मसल्स है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, ठीक है, नॉर्मली ऑक्सीजन नहीं मिलता नॉर्मल अमाउंट में, ठीक है। देन सेकंड है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई है वो इनएडिक्वेट होता है। अब ऐसा क्यों, जो हमारे हार्ट की आर्टरीज है उसमें क्या हो गया, ब्लॉकेज आ गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब इस ब्लॉकेज आने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे हार्ट के जो मसल्स है उनको नहीं मिलेगा। उसकी वजह से हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन है वो हार्ट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हार्ट का फंक्शन नॉर्मली नहीं हो रहा तो क्या होगा, जो हमारे अदर बॉडी पार्ट है, ठीक है, जो हमारे अदर ऑर्गन्स है, वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा नॉर्मली, ठीक है। क्यों, क्योंकि हार्ट कहेगा भाई मेरे को ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मेरी ही जान यहाँ पे अटकी पड़ी हुई है, तो तेरे को मैं कहाँ से ब्लड दूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। देन थर्ड है हमारा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो जो हार्ट है वो अपना प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा क्या, नॉर्मली फंक्शन कर पाएगा क्या, नहीं। उसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन फोर्थ है हमारा डिप्सनिया। डिप्सनिया मतलब क्या, कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब ऐसा क्यों होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों होती है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है हमें, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब डिप्सनिया देखने को मिलता है। देन फिफ्थ है अपना डायफोरेसिस, मतलब क्या, कि एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है, उस पेशेंट को क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। देन लास्ट है हमारा डिसअरिथमिया। डिसअरिथमिया का क्या मतलब होता है, कि एबनॉर्मल रिदम, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी किसके अंदर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर। तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देन नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन में हम उस पर्सन के फैमिली की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उस पर्सन के फैमिली में किसी को पहले कोरोनरी आर्टरी डिसीज था क्या, ठीक है, या फिर उस पर्सन को डायबिटिक मलाइटिस है क्या, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में देखा, जो डायबिटिक मलाइटिस है वो क्या है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, ठीक है, उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। देन हम उस पर्सन का एज कंसिडर करेंगे, जेंडर कंसिडर करेंगे, क्योंकि एज और जेंडर ये दो फैक्टर्स है, वो क्या है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। वो हमने किसके अंदर देखा था, कॉजेस और रिस्क फैक्टर के अंदर देखा था, है ना। देन है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि पर्सन का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है, डिप्सनिया रहेगा, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, ठीक है। ये हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। देन हम करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। जब हम ईसीजी करेंगे तब हमें उसमें क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल एक्टिविटीज फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी हम किसके लिए करते हैं, टू डिटेक्ट द परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज, ठीक है। ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक है, इसमें कितने परसेंटेज में ब्लॉकेज आया हुआ है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। देन फिफ्थ है हमारा डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अब डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या है, इट इज ए नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। ये क्या है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। इट इज यूज टू मेजर डिग्री ऑफ एनी ब्लॉकेज, ठीक है। ये किसके लिए करते हैं हम, टू मेजर द डिग्री ऑफ ब्लॉकेज, मतलब ये जो कोरोनरी आर्टरीज है इसमें कितनी डिग्री में ब्लॉकेज आया हुआ है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। एज वेल एज स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन आर्टरी, मतलब ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है इसमें कितने स्पीड में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। देन सिक्स्थ है हमारा ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट क्यों जरूरी है, बिकॉज फैट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखने के लिए और लिपिड का लेवल देखने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हाई होगा
तो प्लेक का डिपोजिशन इजी होगा, ठीक है। तो इसका लेवल मतलब फैट और लिपिड का लेवल देखने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। देन हम करेंगे एमआरआई और सीटी स्कैन, ठीक है। अब है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि जिस पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उनको हम कौन कौन सी मेडिसिन देंगे। तो इसमें सबसे पहला है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। अब ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये क्या है, तो ये वैसोडायलेटर है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है इनको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। देन इट इज यूज टू रिड्यूस चेस्ट पेन, ठीक है। जैसे कि हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा उसमें हमें क्या देखने को मिला कि चेस्ट पेन देखने को मिला, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन हम क्या कर देंगे, चेस्ट पेन को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। देन सेकंड है हमारा बीटा ब्लॉकर्स, यानी कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स होती है ये क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स और हार्ट में जो हमारे बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उन बीटा रिसेप्टर्स को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, तो इपिनेफ्रिन का फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा और जो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रखा था वो क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, बीटा ब्लॉकर्स यानी कि बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाले, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स है एटेनोलॉल एंड प्रोप्रानोलॉल, ठीक है। देन थर्ड है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मतलब कि कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देने वाले मेडिसिन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी सेल में, ठीक है। तो कैल्शियम नहीं आएगा मतलब क्या नहीं होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब क्या होगा, वैसो डायलेट होगा, मतलब वैसो डायलेशन होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है एमोल्डिफिन। देन फोर्थ है हमारा कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट। अभी जो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है स्टैटिन, ठीक है। देन फिफ्थ है हमारा एंटी कोएगुलेंट एजेंट। अभी जो एंटी कोएगुलेंट एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन होने नहीं देते, मतलब कि प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। तो इसका एग्जांपल है हमारा हेपेरिन। यहाँ तक तो क्लियर है, ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। अगर मेडिसिन से वो डिजीज क्योर नहीं हुआ तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इसमें पहला है हमारा कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है यहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो गया, अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होने के कारण ब्लड का फ्लो आगे नहीं जा पाएगा और ये जो मायोकार्डियल टिश्यूज है इसकी क्या होगी, इस्चीमिया और हाइपोक्सिया के कारण डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में ग्राफ्ट लेते हैं, अपने ही पेशेंट का ग्राफ्ट लेंगे, लेग से, आर्म से, थोरैक्स से, कहीं से भी हम आर्टरीज या फिर वेन लेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट बोलते हैं। ये जो लिया गया हुआ ग्राफ्ट है ये अओर्टा से डायरेक्ट अटैच करके ब्लॉकेज के ठीक आगे लगा देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो उस लिए गए ग्राफ्ट से आएगा, ठीक है, यहाँ से ब्लड का फ्लो आएगा और ये जो मायोकार्डियल टिश्यूज है या फिर मायोकार्डियल मसल्स है उसको क्या करेगा, ब्लड फ्लो प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इस मायोकार्डियल टिश्यूज की डेथ नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसके नाम में ही दिया गया हुआ है बाईपास। बाईपास क्या मतलब होता है, नया रास्ता, ठीक है, नया मार्ग। तो हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एक नया मार्ग बना दिया जिसकी वजह जिससे इससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो इस मायोकार्डियल मसल्स तक पहुंचता है, ठीक है। सेकंड है हमारा परक्यूटानस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, दैट इज पीटीसीए। इसमें क्या करते हैं हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं ग्रोइन रीजन से, ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, यहाँ पे सपोज अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हुआ है, ठीक है। एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं ग्रोइन रीजन से, कहाँ तक, जहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म है वहाँ तक उस कैथेटर को लेके जाते हैं। इस कैथेटर के टिप पे बलून लगा हुआ होता है, उस बलून को वहाँ तक लेके जाने के बाद हम क्या कर देते, इन्फ्लेट कर देते। इन्फ्लेट की वजह से ये जो अथेरोस्क्लेरोसिस है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, पीटीसीए, परक्यूटानस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। देन थर्ड है हमारी कोरोनरी स्टेंट। कोरोनरी स्टेंट इज सेम है पीटीसीए की जैसी। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है यहाँ पे मानो अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये ग्रोइन रीजन से क्या करते हैं हम, कैथेटर इंसर्ट करते हैं और कैथेटर कहाँ तक लेके जाते हैं, जहाँ पे हमारा अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हुआ है उस वहाँ तक लेके जाते। इस कैथेटर के आगे क्या लगा हुआ होता है, एक बलून लगा हुआ होता है और साथ ही साथ एक मेटल की शीट यहाँ पे लगी हुई थी, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी स्टेंट, ठीक है। स्टेंट का मतलब क्या है कि एक मेटल की शीट होती है, ठीक है। लेके जाने के बाद इस बलून को क्या कर देते हम, वहाँ पे इन्फ्लेट कर देते। इन्फ्लेट के बाद ये क्या हो जाएगा, ये जो प्लेग का फॉर्म, ये जो प्लेग हमारा फॉर्म हुआ है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा और वो मेटल की शीट
वहीं पे परमानेंट हम रहने देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, प्लेग का फॉर्मेशन आगे चलकर नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन फोर्थ है हमारा अथेरेक्टोमी। अथेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो कोरोनरी आर्टरी में अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हुआ है, उस अथेरोस्क्लेरोसिस को हम क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अथेरोस्क्लेरोसिस को वहां से रिमूव करने के बाद क्या होगा, ये जो ब्लड का फ्लो है वो आगे आसानी से आगे जा पाएगा, और जो मायोकार्डियल मसल्स है उसको क्या करेंगे, ब्लड का सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है या फिर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने की, ठीक है।